तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के सेकंड पार्ट के 2 नंबर के पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हुआ हूँ। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का आज का ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध लिखिए। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है। तो देखो यन बराबर क्या होता है बच्चों, 1/sin सी होता है। यही होता है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। ठीक है बच्चों, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होता है यन जो होता है वो अपवर्तनांक होता है। क्या होगा, अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, और जो सी होता है, सी जो होता है वो क्रांतिक कोण होता है, क्रांतिक कोण होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाशिक तंतु किस घटना पर आधारित है। ठीक है, प्रकाशिक जो तंतु होती है किस घटना पर आधारित होती है, तो इसका आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे होती है बच्चों। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होती है प्रकाशिक तंतु। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। तो एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र होता है n/v-1/u बराबर, ठीक है बच्चों, n-1/r। ये होता है हमारा फार्मूला। किसके लिए होता है, जब एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र होता है। जहाँ देखो क्या होता है बच्चों, जो भी होता है, जो ये भी है, भी क्या होता है, पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या होता है, पृष्ठ से वस्तु की दूरी। और जो आर होती है पृष्ठ के त्रिज्या होती है, जबकि यन जो होता है पृष्ठ का अपवर्तनांक होता है। तो ये हमारा ये फार्मूला हुआ इसका। ये 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाता है फार्मूला। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए कि कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी व प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रहेगा। ठीक है, इसका आंसर जो है बच्चों ध्यान देना, फोकस दूरी इस कंडीशन में क्या होती है कि जब फोकस, जैसे कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर, मतलब जो होगा ANG जो होगा वो उससे ज़्यादा ANL होगा। ठीक है, मतलब ये लिक्विड का जो अपवर्तनांक होगा वो ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में ध्यान देना फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या होगा बच्चों, फोकस दूरी हम लिख सकते हैं, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। क्या होगा, बढ़ जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, प्रकृति बदल जाएगी। ध्यान देना, फोकस दूरी बढ़ जाएगी और साथ में क्या होगा, प्रकृति बदल जाएगी। मतलब उत्तल लेंस होगा तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। मतलब कह सकते हैं प्रकृति बदल जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है बच्चों, इसकी प्रकृति जो होगा वो क्या होगा, बदल जाएगा। समझ में आया। अगला देखो क्या है क्वेश्चन हम लोगों का। इसमें जो उत्तल होगा अवतल की भांति व्यवहार करेगा, और अवतल अगर होता तो उत्तल की भांति व्यवहार करता। तो यहाँ पर उत्तल लेंस है तो ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा ना। प्रकृति बदल जाएगी मतलब अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतन विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में लिखना है। तो देखो प्रिज्म का जो सूत्र होता है अल्पतन विचलन कोण और प्रिज्म कोण के पदों में क्या होता है कि जो यन बराबर होता है साइन A प्लस डेल एम कुल के बटा होता है, 1 मिनट बच्चों, साइन A प्लस डेल एम बाई 2 होता है। यहाँ पर ध्यान देना बाई 2 होता है, कुल के बटा क्या होता है, साइन A/2। ये होता है इसका फार्मूला। समझ में आया। देखो फार्मूला ध्यान से समझना, यन बराबर क्या होगा, साइन A प्लस डेल एम कुल के बाई 2 हुआ है, यहाँ पे A प्लस डेल एम बाई 2, अब बटा के साइन A/2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना जो A होता है वो प्रिज्म कोण होता है, जबकि डेल एम क्या होता है, विचलन कोण होता है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं A बराबर क्या हुआ, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। ठीक है बच्चों, जबकि अगर बात करेंगे डेल एम तो क्या हुआ, विचलन कोण।
ठीक है, विचलन कोण होगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है, तो बच्चों क्वेश्चन है कि 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 अंश है, आपतन कोण ज्ञात कीजिए। आपतन देखो, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में आपतन कोण क्या होता है, आई बराबर जो होता है सूत्र बच्चों ए प्लस डेल एम कुल के बाई 2 होता है। ठीक है, अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण क्या होता है, आई बराबर ए प्लस डेल एम बाई 2। ठीक, अब यहाँ से इन सब की वैल्यू अगर रखेंगे तो देखो इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितना दिया है बच्चों, ए का जो मान दिया है और दिया है 63 अंश। ठीक है, और डेल एम का मान कितना दिया है, विचलन कोण कितना दिया है 29 और कुल के बटा 2। अगर दोनों को जोड़ेंगे बच्चों, हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 29 और 63 हो जाएगा कितना, 29 और 63 जोड़ दो तो 9 3 12 को 1 मिनट बच्चों थोड़ा से, हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर दिख रहा है ना। देखो 9 और 3 जोड़ो, 9 3 12 को 2 हासिल हो गया 1 और 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, 92 अंश बटा के 2 करेंगे, जब इसमें 92 में 2 का भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 46 अंश। ठीक है बच्चों, तो आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा 46 अंश, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इस पहले 6 क्वेश्चन का आंसर। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम अब अगले 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का, क्वेश्चन है मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। ध्यान देना, नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता होती है बच्चों, वही मानव नेत्र की समंजन क्षमता होती है। इसे भी आपको तैयार करके जाना है बोर्ड के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में पानी की सतह पर तेल की परतों के रंगीन होने का कारण, जैसे सूर्य का अगर प्रकाश है, सनलाइट है, तो पानी की सतह पर देखोगे तो क्या होता है, तेल की जो परत होती है रंगीन दिखाई देती है। तो क्यों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यतिकरण के कारण। किसके कारण होगा आंसर, व्यतिकरण के कारण बच्चों। ठीक है, व्यतिकरण के कारण ही रंगीन दिखाई देता है। ठीक है, कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं, इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखिएगा। कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो कला संबंध स्रोत जो होता है, तो कला संबंध स्रोत क्या होगा बच्चों, ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहता है, कला संबंध स्रोत कहलाता है। ठीक है, ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ क्या हो, नियत रहे, मतलब बदले ना, उसे क्या कहते हैं, कला संबंध स्रोत कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, अगला जो क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्या है कि समान तरंग दैर्ध्य और समान आयाम की दो तरंगे किसी बिंदु पर 180 अंश कालांतर पर मिलती हैं, वहाँ पर परिणामी आयाम क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। समान तरंग दैर्ध्य और समान आयाम की दो तरंगे किसी बिंदु पर 180 अंश कालांतर पर मिलती है, वहाँ पर परिणामी आयाम क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ध्यान देना, जो परिणामी दोनों का परिणामी आयाम पूछा है, समान क्या है, तरंग दैर्ध्य और समान आयाम है। ठीक, तो यहाँ पे इस कंडीशन में देखो परिणामी आयाम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a बराबर रूट में a1 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, a1 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई होता है। क्या होगा बच्चों, 2a1 a2 cos फाई रूट में होता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, a1 बराबर a2 है और इसी के बराबर हम a मान लीजिए, तीनों आपस में बराबर होंगे। जैसे मान लेते हैं ये आयाम, परिणामी आयाम कैपिटल ए मान लेते हैं, कैपिटल ए। तो यहाँ से ध्यान देना बच्चों, यहाँ से ध्यान देना, a1 की वैल्यू मान लेते हैं a का स्क्वायर, a भी a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a इंटू कास 180 अंश। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, a स्क्वायर कितना होगा, 2a स्क्वायर प्लस a, देखिए 2a a का गुणा होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर
और cos 180 अंश का मान -1 होता है। तो यहाँ ध्यान देना 2a² प्लस में इसका जब माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -2a² माइनस में। तो यही चीज़ प्लस में है, यही चीज़ माइनस में है, कट पिट के कितना आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो परिणामी आयाम कितना होगा बच्चों? 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परिणामी आयाम 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। तो प्रकाश में विवर्तन जैसे होता है ना, अपवर्तन का शर्त क्या होता है या नियम क्या होता है, तो ऐसे ही प्रकाश में विवर्तन के लिए भी कुछ कंडीशन होती है, उसके नियम होते हैं। प्रकाश में विवर्तन के लिए अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। ठीक है बच्चों, किस कोटि को होना चाहिए? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। बात समझ में आई? एक मिनट, हाँ आप क्लियर दिख रहा होगा। तो किस कोटि को होना चाहिए बच्चों? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, जो अवरोध होगा, अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। ठीक है, अगला देखो, फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखना है। तो संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होगा? E/c। यही ऊर्जा और संवेग में संबंध है, फोटान की ऊर्जा और संवेग में संबंध। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है? तो बच्चों 1/2 mv² मैक्स, मतलब ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 mv² बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट। एक न्यू है और एक न्यू नॉट है। ठीक है, आवृत्ति और दहली आवृत्ति। समझ में आया? तो ये क्या हुआ बच्चों? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो इस क्वेश्चन को भी एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, सारे क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा वीडियो को रोक कर। ठीक है बच्चों, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है इसलिए कॉपी पे ही वीडियो बनाना पड़ रहा है बच्चों। और चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि यम द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लेमडा का संबंध इसके गतिज ऊर्जा के पदों में लिखिए। तो देखो बच्चों, के बराबर क्या होता है? h/2m_k, मतलब के जो होता है वो गतिज ऊर्जा होती है। अगर यहाँ पर के की बात करेंगे, हम के की बात करेंगे अगर बच्चों, तो के क्या होगा? के बराबर होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, यम क्या होता है? उसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। और यच क्या होता है? यच जो आप जानते हैं प्लांक नियतांक होता है। ठीक है बच्चों, नियतांक होता है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा यम द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लेमडा का संबंध इसके गतिज ऊर्जा के पदों में अगर हमको बताना होगा, गतिज ऊर्जा के पदों में, तो हम क्या बताएंगे? लेमडा बराबर h/√2m_k, करड़ी में 2m_k। इस पे डायरेक्ट देखिए न्यूमेरिकल आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी के पहले सदस्य की तरंगदैर्घ्य का मान रिडबर्ग नियतांक के पदों में ज्ञात कीजिए। तो देखो, जो हमको लाइमन पूछा है, तो लाइमन के लिए क्या हो जाएगा? ध्यान देना, लाइमन के लिए क्या होगा बच्चों? 1/λ बराबर r कोष्टक में 1/n1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। 1/λ बराबर लाइमन के लिए पहली तो एक ही होता है, 1 का होल स्क्वायर माइनस n2 का मान जब भी होगा, पहली की बात होगा तो पहले के लिए क्या होगा? 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो लाइमन में क्या होता है? जो n2 का मान होता है, दूसरे से लाइन पहले में आती है, दूसरे से पहले कक्षा में आता है लाइमन श्रेणी में। तो n2 का मान 2 होगा, फिर 2 से आगे कौनों पहली रेखा के लिए 2 होगा, दूसरी के 3, चौथी के लिए 4, पाँचवीं के लिए, मतलब ऐसे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि देखो पहले सदस्य के लिए, किसके लिए? पहले सदस्य के लिए। तो पहले सदस्य के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 का करेंगे होल स्क्वायर। अब यहाँ से जब इसको हल करेंगे हम, तो क्या होगा? 1/λ बराबर r कोष्टक में, देखो कोष्टक में क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 1/λ बराबर r, एलसीएम हो जाएगा 4, 4 का गुणा यहाँ होगा, 4 1 कम, 4 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा, यहाँ लिख सकते हैं 4 - 1, और या फिर बोल सकते हैं कि 1/λ बराबर, ठीक है बच्चों, 1/λ बराबर हम लिख सकते हैं 4 में से 1 गया 3,
तो यहाँ लिख सकते हैं 3r/4। लेकिन हमको मान किसका पूछा है, लेमडा का। तो 1/λ बराबर जब आया है 3r/4, तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, लेमडा बराबर उल्टा कर देंगे। तो लेमडा बराबर उल्टा जब करेंगे तो क्या होगा, 4/3r। तो इसकी प्रथम रेखा या प्रथम सदस्य की तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा, 4/3r। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखेंगे और इसी तरीके से आप बोर्ड का एग्ज़ाम भी अच्छे से देंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, एक बार क्वेश्चन को आप पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए और जैसा वीडियो लगा, आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट करके मुझे बताइए। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए बच्चों, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी को बोर्ड एग्ज़ाम की बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। ठीक।